नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। वारदात के वक्त बेरहमी का खुलासा हुआ है। शहीद डीएसपी ने जान बचाने की गुहार लगाई थी। मरने से पहले शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने जान बख्शने की गुहार लगाई। विकास के साथी अमर दुबे ने गालियां देते हुए सीओ को गोली मार दी थी। वायरल वीडियो में एनकाउंटर में मारे गए प्रेम शंकर पांडे की पत्नी ने ये बात कही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि इससे पहले भी हम बेरहमी के वीडियोस आपको दिखा चुके हैं, लेकिन ये एक नया खुलासा हुआ है कि वारदात के वक्त किस तरीके से विकास दुबे और उसके गुर्गों पर खून सवार था। ये शैतान बन चुके थे। शहीद डीएसपी ने जान बख्शने की गुहार लगाई थी। देवेंद्र मिश्रा ने कहा था कि जान बख्श दो, लेकिन विकास के साथी अमर दुबे जिसका एनकाउंटर हुआ था उसने डीएसपी को गालियां देते हुए गोली मार दी थी। एनकाउंटर में ढेर प्रेम शंकर की पत्नी ने इस बात का खुलासा किया है। और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात, इस पूरे मामले में पुलिस ब्रीफिंग करे न करे, पुलिस मामले में कुछ बोले न बोले, लेकिन एक के बाद एक ऑडियो और वीडियो बताते जा रहे हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। अब क्या खुलासा हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर का जो बिकरू कांड है वो परत दर परत एक के बाद एक जो ऑडियो और वीडियो आ रहे हैं उससे जो पूरी घटना है उसकी तस्वीर अपने आप ही साफ होती जा रही है। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा कोई ब्रीफिंग नहीं की गई, पूरी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई किस तरह से क्या क्या घटनाक्रम हुआ। लेकिन जो नया वीडियो आया है सामने वायरल हो रहा है, इसमें जो मनु पांडे है जो शशिकांत की पत्नी है और जो प्रेम शंकर जो मुठभेड़ में मार गिराया गया उनकी जो पत्नी है, ये दोनों आपस में बात कर रही हैं और उसमें वो खुद बता रही हैं कि सीओ जो है वो गुहार लगा रहे थे और ये बोल रहे थे कि अब दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन वहां पर जो अमर था उन्होंने आवाज, उनका कहना है कि हमने कान से खुद सुना कि अमर जो है वो गाली देने लगता है और गोली मार देता है। तो साफ है कि एक के बाद जो एक परत है वो खुलती जा रही है और जो पुलिस है उसके सामने भी एक नए जो दस्तावेज है वो सामने निकल के सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और प्रभात, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरा प्रेम कुमार पांडे की पत्नी बोल रही हैं कि डीएसपी ने अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई थी, क्या ये लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे? इन्होंने रोकने की कोई कोशिश की? ये कुछ बातें हैं क्या ऑडियो वीडियो में? नहीं, इस तरह का इसमें कुछ भी नहीं है। और सबसे अहम है कि इन्हीं के घर के पीछे का जो हिस्सा है वहां पर देवेंद्र मिश्रा जो सीओ है वो पूछते हैं कि शायद जान बच जाएगी, लेकिन उनको क्या पता था कि वहां पर भी लोग आकर बदमाश जो है वो उनको वहां पर आकर गोली मार देंगे। तो यही वजह है कि ये लोग कमरे में जो महिलाएं हैं ये लोग वहीं पे मौजूद थी और इनको पूरी घटना की जानकारी है। जैसा कि मनु के इससे पहले जो ऑडियो आए हैं उससे भी साफ हो रहा है कि मनु को ज्यादा से ज्यादा जानकारी है और इसी तरह से उसके ऊपर पुलिस ने शिकंजा भी कसा था। हालांकि अभी पुलिस ने मनु को गिरफ्तार नहीं किया है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई की है, लेकिन घटना में काफी जानकारियां जो है वो मनु और उनके परिवारजनों को थी। लिहाजा जो ये वीडियो है और जो ऑडियो सामने आ रहा है उससे पुष्टि भी हो रही है इस चीज की। बिल्कुल। और प्रभात, जिस तरीके से पूरा मामला है, एक के बाद एक पहले मनु के जो ऑडियो सामने आए थे उसमें पता चला कि कैसे उसके पास फोन आया, उसने प्रेम शंकर जो उसके ससुर थे उसको घर पर बुलाया। उसके बाद जब घटना हो गई तो सिम को चबाकर मोबाइल को गाड़ देने की बात कही। अपने भाई को कहा कि आप लोग मेरा नंबर डिलीट कर दीजिए। ये सारी बातें एक के बाद एक खुलती जा रही। लेकिन मनु को भी हिरासत में लिया गया था, उससे पूछताछ में क्या खुलासे हुआ, क्या बातें हुई, क्या इस पर पुलिस ने कभी कुछ बताया? क्योंकि जितना बड़ा कांड है, छोटे छोटे कांडों की ब्रीफिंग होती है, लेकिन इतने बड़े कांड की कोई ब्रीफिंग नहीं पुलिस की तरफ से। जी देखिए, जिस तरह से घटना के बाद से ही मनु पांडे के ऊपर सभी को शक था और ये जानकारी थी कि मनु को पूरी घटना के बारे में जानकारी है, तो वही पुलिस जो है वो फिर से सवालों के घेरे में है। क्योंकि एक और जो अमर दुबे जो जिसकी 9 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसकी पत्नी को जेल भेज दिया गया खुशी को। लेकिन जो मनु है जिसके एक के बाद एक कई ऑडियो वायरल, बिल्कुल, वो खुलासे भले ही पुलिस न करे, लेकिन प्रभात हमारे साथ बने रहिए। जो नया ऑडियो आया है ये हम सुनवाते हैं पहले दर्शकों। आपको आंगन में मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा? तो पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि हमारे भाई ना मारो है, दोबारा नहीं है। तो हमने खूब कानों से सुना है कि अब हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तब तक वो गाली दे के उल्टी सीधी गाली देने लगा और ठोक दिया उसको ठाई नीचे चल के मारा आके। सीओ साहब को आंगन में मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा?
तो पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि हमारे भाई ना मारो है, दोबारा नहीं आए। तो हमने खूब कानों से सुना है कि अब हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तब तक वो गाली दे के उल्टी सीधी गाली देने लगा और ठोक दिया उसको ठाई ठाई से, नीचे चल के मारा आके। तो सुना आपने प्रेम कुमार पांडे, जिसे पहले ही दिन एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, उसकी पत्नी बोल रही है कि डीएसपी ने और पुलिस वालों ने कहा था कि हमें छोड़ दो, हम दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन अमर दुबे गाली देने लगा और उसने गोली मार दी। सुनिए। और ठोक दिया उसको ठाई ठाई से, नीचे चल के मारा आके। सीओ साहब को आंगन में मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा। तो पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि हमारे भाई ना मारो है, दोबारा नहीं आए। तो हमने खूब कानों से सुना है कि अब हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तब तक वो गाली दे के उल्टी सीधी गाली देने लगा और ठोक दिया उसको ठाई ठाई से, नीचे चल के मारा आके। सीओ साहब को आंगन में मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा। तो पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि हमारे भाई ना मारो है, दोबारा नहीं आए। तो हमने खूब कानों से सुना है कि अब हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तब तक वो गाली दे के उल्टी सीधी गाली देने लगा और ठोक दिया उसको ठाई ठाई से। तो देखिए जो तस्वीर है, ये प्रेम कुमार पांडे की पत्नी और प्रेम कुमार पांडे की बहू मनु, जो कि पुलिस हिरासत में है और इनकी आपस में बात हो रही है। तीसरा भी जो व्यक्ति है वो पूछता है कि क्या उन लोगों ने खुद की जान बख्शने की गुहार लगाई थी। तब प्रेम कुमार पांडे की पत्नी कहती है कि हाँ, डीएसपी और पुलिस वालों ने कहा था कि हमें छोड़ दो, हम दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इन सब के बीच अमर दुबे ने गाली देनी शुरू की और डीएसपी को गोली मार दी। ये वही वो अमर दुबे है जिसकी वारदात के 4 दिन पहले ही शादी हुई थी, 29 जून को। और मानसून की दस्तक के साथ ही मुश्किलों की आहट भी मिल गई है। जहां बारिश से शहरी इलाकों में बुरा हाल है, तो वहीं इसकी मार ग्रामीण इलाकों में भी पड़ रही है। न सिर्फ सड़कों का बुरा हाल है, बल्कि जो इलाके नदियों के पास है वहां पर मुसीबत भयंकर है। ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी मुसीबतें हैं, जिसके चलते सिर्फ लोगों को नुकसान ही नहीं होता बल्कि अपना घर तक छोड़ना पड़ जाता है। इस मुसीबत का नाम बाढ़ है, जो जब जब आती है तबाही लेकर आती है और इसकी आहट भी मिलने लगी है। दस्तक देने में ज्यादा दिन नहीं है। जितनी भी नदियां हैं सभी इस वक्त तूफान पर हैं और ये 8 तस्वीरें आप देखिए उत्तर प्रदेश पर, ये एक नई मुसीबत है। मथुरा की बात करें तो यहां पर देखिए जल स्तर बढ़ रहा है लगातार, शहर की जो सड़कें हैं वो लबालब हो गई हैं। और गोंडा की तस्वीर आप देखिए, ये ऐसा जिला है जो हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। गोरखपुर में भी हालात अच्छे नहीं हैं, नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। श्रावस्ती में भी बाढ़ अब अपनी आहट दे चुकी है और देखिए जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर चिंताएं बढ़ गई हैं लोगों की। गाजीपुर में भी यही स्थिति है, बहराइच में भी नदी उफान पर है। और देखिए गाजीपुर की जो तस्वीर है, यहाँ पर तो सड़कों पर यह हाल है कि ई रिक्शा पलट रहे हैं, लोग जो सफर कर रहे हैं उनकी मुसीबत बढ़ गई है। और बाराबंकी और शामली में भी हालत यही है। तो अलग अलग जगह के ताजा हाल बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। वाराणसी से नीतीश पांडे, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव और कुशीनगर से अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। अगर हम बात करें बढ़ते हुए जल स्तर की, तो इस वक्त गंगा की क्या स्थिति है? नीतीश सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, नीतीश के पास जाएंगे। प्रयागराज से मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से जल स्तर की हम बात करें, बढ़ते हुए बाढ़ की आहट की बात करें, इस वक्त प्रयागराज में क्या स्थिति है? क्योंकि वहां पर गंगा की भी धारा है, यमुना की भी धारा है, जल स्तर बढ़ता है तो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अभी हालात काबू में है या फिर खतरे की आहट आ रही है? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर वो तेजी से बढ़ रहा है। गंगा जहाँ 2 से 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं यमुना नदी अब 7 से 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बलुआ घाट इलाके में। यमुना नदी का किनारा है और जिस घाट पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि जो पक्का घाट बनाया गया है विकास प्राधिकरण की तरफ से, उसकी कई सीढ़ियां डूब चुकी हैं और पानी धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है और घाट को अपनी आगोश में लेता जा रहा है। यही तस्वीर हमको प्रयागराज के शहरी इलाके से लेकर
ग्रामीण इलाके तक देखने को लगातार मिल रही है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अभी फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से काफ़ी नीचे हैं। लेकिन आशंका इस बात की है कि उत्तराखंड में जिस तरह से तेज़ बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं और वहां से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, तो वो पानी 7 से 8 दिन के बाद प्रयागराज पहुंचेगा। और जब वो पानी तेज़ रफ्तार के साथ प्रयागराज पहुंचेगा तब यहाँ पर तबाही मचनी शुरू हो सकती है। हालांकि अभी भी राहत की बात इतनी है कि दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं। अगर सरकारी इंतजामों की बात करें तो सरकारी अमला हर बार पहले से काफ़ी कवायद कर लेता था, काफ़ी इंतज़ाम कर लेता था, लेकिन इस बार कोरोना के मामले लगातार तेज़ी से बढ़ने की वजह से सरकारी इंतज़ाम जो हैं वो सिर्फ फाइलों तक कैद नज़र आ रहे हैं और हकीकत में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि बढ़ता हुआ जल स्तर जब खतरा लेकर आ रहा है तो कैसे निपटेगा प्रशासन, उस पर भी बात करेंगे। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए कुशीनगर से। अखिलेश, अगर हम बात करें कुशीनगर की, यहाँ पर क्या स्थिति है और क्या यहाँ पर भी खतरे की आहट जल दे रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो नारायणी नदी है ये नेपाल के पहाड़ों से होकर गुजरती है। तो नेपाल में जैसे बरसात ज्यादा बढ़ने लगती है वैसे कुशीनगर में ये नारायणी नदी अपनी विभीषिका फैलाती है। इस बार भी पिछले एक सप्ताह से लगातार कुशीनगर सहित नेपाल में हो रही बारिश की वजह से नारायणी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुशीनगर की बात करें तो नारायणी नदी का जो जलस्तर है वो 3,80,000 क्यूसेक तक पानी ये खतरे के निशान तक माना जाता है। उसके बाद खतरे के निशान से ऊपर हो जाता है। लेकिन करीब 2 दिन पहले यहाँ पे जो जलस्तर है वो लगभग 4.5 लाख क्यूसेक हो गया, जिसकी वजह से नारायणी नदी लगभग खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बहने लगी। अभी कुछ राहत भरी खबर ये आई है, कल देर रात जो खबर मिली है उसके मुताबिक नारायणी का जलस्तर जो है वो घटा है, जिसकी वजह से लगभग अभी भी नारायणी नदी में 2.25 लाख क्यूसेक पानी है। बिल्कुल, यानी कि ये कह सकते हैं कि अभी बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा तो है ही। और नीतीश वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, जैसा कि मोइन ने बताया प्रयागराज से कि लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे गंगा और 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर यमुना, और वो पानी जो प्रयागराज से चलेगा वो वाराणसी ही आएगा, दोनों नदियों का, क्योंकि प्रयागराज में गंगा और यमुना मिल जाती हैं। वाराणसी के लिए भी एक खतरे की घंटी है। अवधेश, खतरे की घंटी ही नहीं बल्कि ये कहे तो प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। अभी जो स्थिति है, हर 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर बनारस, हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर मिर्ज़ापुर और हर 5 घंटे में 1 सेंटीमीटर गाजीपुर, और इसके आगे बलिया भी हर 5 घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। लेकिन जो स्थिति है वो भयावह हो सकती है। इसे लेकर जो वाराणसी प्रशासन है वो सचेत है। प्रशासनिक अमला सचेत इसलिए है कि जो बाढ़ है उसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर नाविकों को ये कह दिया गया है कि आप सावधान रहें, किसी भी समय आपकी नौका जो संचालन की अनुमति मिली थी उसको बंद कर दिया जाएगा। पहले दृश्य देख लें, जिस तरह से गंगा नदी ये उफान आप देख सकते हैं, बीच की धारा लगातार बढ़ती हुई, ये संकेत है कि अब जो जल का स्तर है वो बढ़ेगा और जैसे जैसे बरसात होती रहेगी वो और भी बढ़ेगा। इंतज़ामों की बात कर रहे थे हम लोग अवधेश, तो जिस तरह से नाविकों को एक आदेश दिया गया है कि आप जलस्तर बढ़ने के साथ ही नौका का संचालन बंद करेंगे, वहीं दूसरी ओर जो लोग गंगा और सहायक नदी वरुणा के किनारे पर रह रहे हैं उनको भी साफ तौर पर बता दिया गया है कि जलस्तर बढ़ने के संकेत हैं, आप अपनी अलग ठौर ढूंढ लें, या तो अगर नहीं तो प्रशासनिक इंतजामों में सहयोग करें। जिस तरह से बाढ़ राहत कैंप बनाने की व्यवस्था है, बाढ़ राहत कैंपों में चिकित्सा के इंतजाम, उनके खाने पीने के इंतजाम, और ख़ास तौर पे जो टीमें, अधिकारियों की जो टीमें हैं वो लगातार चक्रमण करती रहें और प्रशासनिक इंतजामों पर पूरी नज़र रखें, इसके लिए भी उन्हें भी अलर्ट किया गया है। और सारे अलर्ट के बावजूद स्वयं वाराणसी के जिलाधिकारी इस पूरे बाढ़ राहत और बाढ़ की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे, वो उनका ऐसा कहना है। लेकिन ये देखना होगा कि सिर्फ दावे ही रह जाते हैं हर साल की तरह, जैसे दावे किए जाते हैं या दावे जमीन पर भी उतरते हैं। क्योंकि पिछले सालों की बात करें, पानी का रंग होता है वो बदलता हुआ रंग भी आहट देता है कि हालात क्या होने वाले हैं, और गंगा का जो जल है उसका बदलता हुआ रंग भी उसकी तरफ इशारा कर रहा है। गोरखपुर से नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, गोरखपुर में स्थितियां क्या है? क्योंकि प्रयागराज का हमने देख लिया, स्थितियां खतरे की आहट दे रही हैं। हालांकि कुशीनगर में थोड़ी राहत है, लेकिन वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया अच्छी खबरें यहां से नहीं है। गोरखपुर के क्या स्थिति है?
देखिए, अभी अखिलेश बता रहे थे कि जैसा नेपाल ने 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा है, तो यहाँ पर उफान पर अगर सिवानों को दक्षिण में छोड़ दिया जाए शहर के, तो यहाँ रोहिंग उत्तर पश्चिम में और राप्ती नदी और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं सरयू भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसलिए काफी हालत खराब है। पाली ब्लॉक की अगर बात करें तो लगभग 2 दर्जन से अधिक जो गांव है वो प्रभावित है। खेत पूरी तरह से किसानों के डूब चुके हैं और लगभग सारे गांव जो है घिरे हुए हैं। उसी तरह जंगल कौड़िया की अगर बात करें तो जंगल कौड़िया में भी राजीपुर डूबे गांव में 1 दर्जन मकान जो है नदी में, राप्ती नदी में विलीन हो चुके हैं। तो ऐसे में जो हालात है वो समझा जा सकता है। आप अभी देख सकते हैं, हम राप्ती नदी के तट पर खड़े हैं यहाँ बैकुंठ धाम पर राजघाट में, और यहाँ आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से राप्ती अपने उफान पर है पूरी तरह से। ये पीछे बैकुंठ धाम आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से ये देखिए डूब गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का जो बहाव है वो कितनी तेज है। रंग भी, पानी का रंग भी पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक तरह से खतरे की घंटी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी पूरी तरह से उनको अलर्ट पे रखा गया है, और इसके साथ ही लगभग 34 नाव लगाई गई है कि अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आती है कि किसी गांव में पानी पहुंचता है तो वहां पर राहत पहुंचाई जा सके। और प्रशासन जिस तरह से दावे कर रहा है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन देखना होगा कि क्या तैयारियां हैं। प्रयागराज एक बार फिर से चलते हैं, मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, ये जो गंगा और यमुना की धारा है ये तो है ही, लेकिन हम बात करें यमुना पार क्षेत्र की तो वहां बेलन है, पटपर है, टॉन्स का भी कुछ हिस्सा आता है। इलाहाबाद में जो जल का संकट है वो बहुत गहरा होता है और कई बार इलाहाबाद ने बाढ़ की भयंकर विभीषिका देखी है। कुल मिलाकर हालात क्या हैं? हम यमुना पार की बात करें, गंगा यमुना की बात करें, क्या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद लेने की तैयारी यहां पर है, उस पर काम चल रहा है, या जब बढ़ जाएगा पानी तब फिर प्रशासन इस पर काम करेगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ गंगा और यमुना के साथ साथ टोंस नदी जो है वो भारी तबाही मचाती है, खासकर टोंस नदी यमुना पार इलाके में। और अगर प्रशासनिक सतर्कता की इंतजामों की बात करें तो एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है, साथ ही साथ एनडीआरएफ का यहाँ पर कैंप लगता है, उसको अलर्ट कर दिया गया है और उसको ये बता दिया गया है कि कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, आप अलर्ट मोड पर रहिए। हालांकि अभी एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकारी इंतज़ाम भी जो है वो अभी कागज़ों पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन असली खतरा यहाँ पर 8 से 10 दिनों के बाद होगा, जब ज़बरदस्त तरीके से पानी बढ़ना शुरू होगा, ज़्यादा पानी बढ़ेगा, जल स्तर तेज़ी से बढ़ेगा, तब यहाँ पर खतरे की बात होगी और तब सरकारी अमले की असली परीक्षा होगी कि वो कोरोना के काल में बाढ़ की चुनौतियों से किस तरह निपट पा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया मोइन आपका जानकारी अपडेट के लिए, और अखिलेश आपका भी शुक्रिया, नीतीश आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और नीरज आपका भी शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है। खतरा अभी नहीं आया है, लेकिन खतरे की आहट इस जल से आने लगी है और ये बता रही है कि अगर अगले 10 दिन में तैयारियां पूरी नहीं हुई तो फिर तबाही का मंजर बड़ा हो सकता है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। कई जगहों पर मानसून की दस्तक के साथ भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रही है। गोरखपुर में जिस पुल का डिप्टी सीएम ने 20 दिन पहले उद्घाटन किया, उसका अप्रोच मार्ग टूट चुका है। जिस पुल को 16 करोड़ की लागत से बनाया गया वो 20 दिन में ही दरकने लगा। तकरीबन 16 करोड़ की लागत से यूपी राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने जून में ही निर्माण पूरा किया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 30 जून को इसका ऑनलाइन लोकार्पण भी किया और एक पखवाड़े में ही पुल के निकट अप्रोच मार्ग पर बनी रेलिंग वॉल और पहुंच मार्ग पटरी से पूरी तरीके से टूट गए। जिन अधिकारियों के लापरवाही के कारण वो अप्रोच मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ये लोग अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं किए तो एज ए जनप्रतिनिधि मैं इन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखवाने का काम करेंगे। नहीं, बरसात में हमेशा जिसे कहता है नया जिसे काम है खसकता रहता है, ये मिट्टी की वजह से खसका है, काम चल रहा है।
और कहता है 1 हफ्ते में फिर बना के कंप्लीट कर। और सीधे रुक करते हैं गोरखपुर, हमारे साथ नीरज बने हुए। नीरज, जिस तरीके से ये अप्रोच मार्ग टूटा है, पुल के साथ ही साथ अप्रोच मार्ग भी काफी अहम होता है, अगर वो टूट रहा है तो उसका मतलब गुणवत्ता में, निर्माण में बड़ी लापरवाही बरती गई। अभी तक किसी ने संज्ञान लिया इसका? बिल्कुल, हमारी वहाँ के विधायक से हमारी बात हुई, वे कह रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर इस तरह की लापरवाही बरती गई है तो क्षम्य नहीं है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते आए हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों की जगह सीधे जेल में होगी। ऐसे में अगर इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है या फिर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और मामला 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 16 करोड़ रुपए का है, और अगर इस तरह से पुल के अप्रोच मार्ग क्षतिग्रस्त होंगे, टूटेंगे, तो पुल भी कमजोर हो सकता है, ये खतरा पुल पर भी आ सकता है। ऐसे में ये सख्त से सख्त कार्रवाई की बात विधायक तो कर रहे हैं, लेकिन आगे ये देखना होगा कि प्रशासनिक अफसर और जो राज्य सेतु निगम इस चीज को किस तरह से लेता है। जो भी लापरवाही कार्रवाई होगी नहीं, ये बड़ा सवाल है। और ये समझना भी बहुत बड़ी बात है कि ये मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर इस तरीके की स्थितियां हैं तो आप सोचिए कि आगे और जगहों पर क्या स्थिति होगी। आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त को अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने की प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के साथ नई अयोध्या की आधारशिला भी रखी जाएगी। अब राम नगरी को भी काशी के क्योटो की तर्ज पर बदलने की तैयारी है। अयोध्या एक तरफ जहां आधुनिक होगी, वहीं अयोध्या की पौराणिकता को बचाए रखा जाएगा, जिससे पुराणों के त्रेता युग की झलक भी देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर आला अधिकारियों ने इसकी प्लानिंग राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा से साझा की है, जिसके तहत करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास की परियोजना बनाई जानी है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, राम मंदिर तो भव्य बनेगा, लेकिन पूरी अयोध्या जब तक भव्य नहीं होगी तब तक भव्य राम मंदिर का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में भव्य राम मंदिर और भव्य राम की पूरी नगरी कैसे बनेगी, क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल अवधेश, हम खुद इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। सरयू के किनारे ये राम की पैड़ी है और यहीं पर हम मौजूद हैं। और जिस तरीके से जो ट्रस्ट है वो तो अपना काम कर रहा है कि किस तरीके से भव्य मंदिर बनेगा, किस तरीके से वहाँ पर अब 5 गुंबद होंगे, उसकी ऊंचाई 161 फीट की होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जब फैसला आया उसके बाद से लगातार अयोध्या के विकास को लेकर अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। जो उस दिन जब बैठक हुई थी अयोध्या में, जब सारे ट्रस्ट के सदस्य मौजूद थे, तो योगी सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, पूरे अयोध्या के विकास का खाका जो खींचा है, उसका भी प्रेजेंटेशन हुआ था और बहुत तारीफ की थी ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने। नृपेंद्र मिश्र भी मौजूद थे, उन्होंने भी तारीफ की थी। तकरीबन 7,000 करोड़ रुपया जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे अयोध्या को डेवलप करने में खर्च करेगी अवधेश। और दुनिया की जो जानी मानी कंपनी है जिसको कहते हैं प्राइस हाउस वाटर कूपर, वो उसको कंसल्टेंट रखा है और उसने जो अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके मुताबिक 3 तो एयरपोर्ट जो है वो अयोध्या और उसके आसपास बनाए जाएंगे, 5 जो हैं वो अंतर्राज्यीय बस अड्डे बनाए जाएंगे। इसके अलावा शहर में 3 से 4 आरओबी बनाए जाएंगे और बहुत सारे ऐसे जो हम कहें तो 5 स्टार होटल हैं, 3 स्टार होटल है और 6 तो 7 स्टार होटल। बिल्कुल, और इतनी बड़ी तैयारी से अनुभव समझा जा सकता है कि किस व्यापक स्तर पर अयोध्या को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। और कहना गलत नहीं होगा कि अगर 3 एयरपोर्ट, 5 अंतर्राज्यीय बस अड्डे, तो फिर इसकी चमक तो लखनऊ से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहां पर वक्त ब्रेक का है।